हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। आप चैप्टर नंबर 5 हम लोग आपका शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 अभी तक हमारे इसमें हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 होने पर हम लोग, आपको पता है, जन संघर्ष और आंदोलन को देखेंगे कि लोगों का जन संघर्ष किस प्रकार से पनपा है, ये हम लोग देख लेंगे। और धीरे धीरे हम इसमें हर एक चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं वो हमें सारी हो जाए। क्लियर है। लेसन नंबर 5 है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। आखिर में इस चैप्टर में कहा क्या गया है, किस चीजों को लेकर, बुनियादी चीजों को लेकर हम चैप्टर के अंदर जो है बात करने वाले हैं। ये हमारे प्राइम्स हैं। कैसे हैं ये हमारे प्राइम। चलिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ रहे हैं और आप ध्यान से देखिए इसके अंतर्गत। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र की सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, कि आखिर में जो हम लोग, हमारी आपका डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमने पावर ऑफ सत्ता का बंटवारा है। आप कहेंगे सर क्या सत्ता का बंटवारा, तो मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक स्तर पर हमारे यहाँ क्या है, सत्ता का विभाजन है। केंद्र सूची अलग है, राज्य सूची अलग है और बहुत सारे ऐसे कानून जहां पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उनको हम कहते हैं समवर्ती सूची के विषय। तो बिल्कुल स्पेशल पावर है। और हमारे यहाँ लोकल बॉडी को भी, जो हमारे ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, सबको हमने स्पेशल आपका प्रोविजन दे रखे हैं कि भैया सबको स्पेशल राइट्स है, उसी के अनुसार आप लोग करो और अपने राइट्स आपको मिले। लेकिन सम कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो सेंट्रल ओवररूल कर सकता है, लेकिन वो किसी विशेष कंडीशन में, ऑलवेज नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको कहा कि सरकार के अलग अलग अंग हैं और विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छ अंदर नहीं है, अपने ऊपर छोड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वो कैसे हैं, मुक्त रहते हैं। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते हैं। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व में अभिव्यक्ति को संगठित तरीके जिनके पास कोई सत्ता नहीं होती, उन्हें परस्पर विरोधी मांग और दबावों में परिसंतुलन पर बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि परस्पर विरोधी मांग और दबाव के बीच आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा में हम क्रम से यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के सहारे में लोकतंत्र की भूमिका निभाते हैं। तो राजनीति को प्रबुद्ध करने वाले प्रत्यक्ष तरीके यानी कि दबाव समूह और आंदोलन की चर्चा करेंगे। इस तरह हम अध्याय की बातों को तैयार होंगे जिससे राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रण यानी कि सत्ता और नियंत्रण करने का प्रत्यक्ष जो आपका तरीका है, उस प्रत्यक्ष तरीके की हम लोग आपका चर्चा करेंगे कि भाई डायरेक्टिंग सिस्टम क्या है, कैसे कुछ होता है, उसकी हम लोग सीधी आपकी बात करें। क्लियर है। आगे बढ़े। नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। नेपाल बोलीविया में जनसंघर्ष। आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत और कथा याद होगी, जो हमने पोलैंड की कहानी पढ़ी थी कि पोलैंड ने किस प्रकार से अपने यहाँ जो किया। अगर आप पिछला चैप्टर रिवाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की बुक के पहले अध्याय में पढ़ा था। कहानी में हम लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की यादें दिलाई हैं। आइए इस तरह हम दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है, कि जो हमारा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। क्लियर है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, कि जो आपका नेपाल है
उसमें डेमोक्रेसी कैसी रही है, क्या लोकतंत्र है, क्या वो सारी चीजें हैं, इनको हम देख रहे हैं। वर्ष 2006 के अप्रैल माह में नेपाल ने एक विलक्षण लक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा किया है। शायद आपको याद होगा कि नेपाल का लोकतंत्र तीसरी लहर देशों में से एक है, जहां 1990 के दशक के में कायम हुआ था। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बन गया, लेकिन वास्तव में सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। अत्यधिक लोकतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र सिंह ने आपका स्वीकार किया। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भैया समय बदल रहा है, चीजें बदलेंगी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र आएगा, तो हमको चीजें पहले ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन शाही खानदान में एक रहस्य में कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतंत्र शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर अलोकप्रियता और कमजोरी होने का फायदा सन 2005 में फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग करके 2006 में अप्रैल में आंदोलन खड़ा किया और शासन की बागडोर राजा के हाथों में दोबारा जनता के हाथों में सौंप दी। अब देखिए, पहले राजा बने अब वीरेंद्र सिंह, उन्होंने सौंप दी कि भैया समय बदल रहा है। अब वीरेंद्र सिंह ने क्या काम किया कि उनकी हत्या होगी कुछ फैमिली कारण की वजह से। उसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह जब आपके क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, तो ज्ञानेंद्र सिंह के राजा बनने से फिर उन्होंने वापस कहा कि नहीं, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं, जैसे हम करते आए हैं हम वैसे ही अपना काम करें। उन्होंने वैसे ही उसी तरीके से अपने पुराने तानाशाह की स्थिति में काम किया और कोशिश ये की भैया जो सत्ता है दोबारा जनता के हाथों में चली गई है। क्लियर है? तो ऐसे भी एग्जाम्पल हमको नेपाल में देखने के लिए मिले, जो लोकतंत्र का एक अलग रुख जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या भारत का लोकतंत्र ऐसा है या वही लोकतंत्र ऐसा है? तो हम इन सब चीजों पर आपका एक एक करके जो है आपका बात करने वाले हैं और इन सबको हम गौर करके देखने वाले हैं। संसद की सबसे बड़ी पार्टी और राजनीतिक पार्टी एक 7 पार्टी अलायंस ने गठबंधन किया और नेपाल को राजधानी काठमांडू में 4 दिन बाद तक आह्वान किया और जल्दी ही इसे अनियमित रूप से बंद कर लिया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आंदोलन हुए, बड़े बड़े तगड़े तगड़े आंदोलन हुए जो अलग रूप पकड़ रहे थे आंदोलन का स्वरूप में। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, लोगों ने किस तरीके से संघर्ष किया, अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। ये सारे आंदोलन, ये सारे धरने, ये सारे प्रदर्शन क्यों हो रहे थे, ये हमने इसकी बात की। क्लियर है? इससे माओ, बागी और अन्य संगठन भी साथ हो गए कि जो माओवादी थे वो भी साथ हुए, जो अन्य संगठन थे वो भी। लोगों ने कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर गए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग करते रहे। ठीक, लोग इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारी की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। आंदोलनकारियों ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर राजा ने आधे अधूरे मन से रियायत देने की घोषणा की जिससे आंदोलन के नेता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कि भैया आप जिस तरह से आधे अधूरे मन से चीज दोगे, रियायत को हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बनाने तथा एक नई संवैधानिक सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गए। इसमें एसपीए ने गिरि प्रसाद कोइराइल को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। नाम देखिए, ये क्या है, गिरि
प्रसाद कोराइल, मनीषा कोराइल के पिताजी हैं, को प्रधानमंत्री चुना और संसद में फिर बहाल हो गई और अपनी बैठक में कानून पारित किए और कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर एसपीए ने माओवादियों के बीच सहमति की और 2008 में राजतंत्र खत्म किया और नेपाल में एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। देखिए, डेमोक्रेसी तो आई, लोगों ने चुना। गणतंत्र का मतलब हेड ऑफ नेशन जो होगा वो भी क्या होगा, नॉट अपॉइंटेड, क्या होगा, इलेक्टेड होगा। पहले राजा थे, अब राजा ने प्रधानमंत्री हटा दिया, यानी कि पहले पद मिला हुआ था वो भी खत्म कर लिया अपना। और नेपाल में क्या होगी, द्वारा। अब 2005 में यह नए संविधान को अपना लिया गया। लोगों ने संघर्ष पूरे विश्व में लोकतांत्रिक प्राइम में आपकी प्रेरणा का क्या है, ये आपका स्रोत बन गया। इस तरीके से आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो अब नेपाल में क्या हुआ कि 2008 में, अब 2008 में वापस से जो राजतंत्र था वो खत्म हो चुका। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कौन आए वहां, आपका लोकतंत्र। कैसा, संघीय लोकतंत्र। अब भारत में आप देखिए क्या है, अब क्या है, भारत में भी क्या है, लोकतंत्र है। कैसा, संघीय लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पर राज्यों को भी अपनी स्वायत्तता है, राज्यों को भी अपने अधिकार है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि पावर ऑफ सेपरेशन है, उसी प्रकार नेपाल में रखा गया और नेपाल को गणराज्य बनाया गया। पहले गणराज्य नहीं था, नेपाल को क्या बनाया गया, गणराज्य, यानी कि जो भी देश का प्रमुख होगा वो भी चुन कर आएगा। पहले कौन था, राजा थे, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र शाह की मृत्यु हुई और ज्ञानेंद्र शाह बने, उन्होंने सिस्टम को सारे को क्या किया, खत्म किया और अपने आप में पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। अब देखिए बोलीविया का जल युद्ध। अब सबसे पहले आप बोलीविया को देखिए। अगर आप बोलीविया देखेंगे तो बोलीविया साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है बोलीविया। क्लियर है, तो आपको क्लियर होगा उसकी स्थिति। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके का कुछ आपका बना हुआ है और यहाँ पड़ता है बोलीविया। मैप में अगर मुझे दिखाई दिया वर्ल्ड का मैप तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि बोलीविया किधर है। क्लियर है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि नेपाल की इस कहानी में हमें क्या सीखने के लिए मिला। जो हमने नेपाल का आंदोलन पढ़ा, इस पूरे आंदोलन में हमको क्या सीखने के लिए मिला, और नेपाल में अगर लोकतंत्र कायम हुआ तो उसके पीछे की भूमिका क्या रही, हमको ये जानना है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा बेटा। चलिए, तो अब हम पहुंचते हैं बोलीविया, जिसकी राजधानी है लाप्लास। अब नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई और नेपाल में संघीय शासन व्यवस्था के तहत लोकतंत्र है, राज्य अपने स्वायत्त है और लोकतांत्रिक यानी कि चुनी हुई सरकार है। और गणतंत्र का मतलब हुआ जो वहां के हेड ऑफ नेशन है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। क्लियर है, तो वो भी क्या है, इलेक्टेड है। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो हमने क्या कहा, संघीय लोकतंत्र गणराज्य। कौन हुआ, नेपाल हुआ। क्लियर है, और पूरी कहानी में जनता का विशेष योगदान रहा। क्लियर है ना। संघीय लोकतंत्र तो कब बना, 2008 में नेपाल बना है। कैसा, जहां पर संघीय भी है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य है। क्लियर है। अब बोलीविया को चढ़ते हैं। साउथ अमेरिका का देश है बोलीविया और कैपिटल है लाप्लास। क्या है, लाप्लास। कभी मौका मिले तो बोलीविया को घूम के आइए, देख के आइए कि जो भी वहां की सिटी है, कैरेबियन सिटी है, उनमें जीवन कैसा है। क्लियर है, और लोग क्यों जाते हैं कैरेबियन सिटी घूमने के लिए। नेपाल पोलैंड की कथाओं में लोकतांत्रिक स्थापना और उनको पुनरुद्धार की बातें बताती है। जनसंघ की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हुई। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष, ध्यान दीजिए, पानी के निजीकरण यानी कि पानी पे ही निजी लोगों का, किसी का एक व्यक्ति का हक हो जाने के कारण ही
वहां क्या हुआ, एक संघर्ष हुआ। आप पढ़ते हैं ना बोलीविया का जल युद्ध, क्लियर है। आइए इसको आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा चलिए पढ़ लेते हैं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवत से जन संघर्ष में अंदरूनी रिश्ता है। कह रहे जो डेमोक्रेसी है, जो अगर आप बात करो कि डेमोक्रेसी अगर कुछ आत्मा है, अगर मैं कहूं तो वो क्या है, जन आंदोलन है। और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अंदरूनी रिश्ता है, जैसे कहते हैं ना हमारे अंदर के रिश्ते हैं, भाव है, उस प्रकार ही लोकतंत्र में जन संघर्ष भी क्या है, अंदरूनी रिश्ता है लोकतंत्र का। आप लोकतंत्र में अपना विरोध कर सकते हैं, आप जन संघर्ष कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, ये तो सबके लिए लोकतंत्र है। क्लियर है, ये चीज के लिए तो क्या रखा गया है, लोकतंत्र है। बोलीविया लतानिया अमेरिका का एक गरीब देश है। लतीनी क्या है, लातीनी एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यह सरकार पर नगर पालिका द्वारा किए जा रहे जल आपूर्ति से अपना नियंत्रण छुड़वाने के लिए दबाव बनाया। कौन कर रहे हैं, वहां की नगर पालिका क्या कर रही है, जला जो आपूर्ति है उस पर अपना नियंत्रण रख रही है। सरकार को कोचबाब शहर में जल आपूर्ति के अधिकार में बहुराष्ट्र कंपनी को बेच दिया गया। कैसा है, बहुराष्ट्र जो कंपनी है उसको बेच दिया गया। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। यानी कि मान लीजिए पहले 1 रुपए में पानी मिलता था किसी व्यक्ति को 1000 लीटर, अब उन्होंने 4 रुपए में 1000 लीटर पानी कर दिया, तो कीमत आपकी बढ़ गई, बल्कि 5 गुना हो जाए, 4-5 गुना। ठीक, आगे देखिए। अब लोगों का मासिक बिल 1000 रुपए तक पहुंच गया। पानी का बिल कहां आ गया, 1000 रुपए तक। जब बोलीविया में लोगों को करीब औसत आमदनी 5000 रुपए थी, 5000 महीना थी, फलस्वरूप सुपूर्ति में जन संघर्ष भड़क उठा। अब आदमी कोई 5000 रुपए कमाए और 5000 रुपए में से केवल 1000 रुपए पानी का बिल भरे, तो सोच के देखिए, वहां तो आंदोलन पक्का है ही। आंदोलन कैसा है, वो तो तय है कि आंदोलन होना है। तो एक आपको छोटा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि बोलीविया में मेन संघर्ष किस लिए है। क्योंकि पानी, आप देखिए शहरों में पानी सप्लाई कौन करता है, आप देखते हैं शहरी आपकी टंकियां बनी होती है, उनको नगर पालिका जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं वो उनको मैनेज करती हैं, वो पानी की पाइपलाइन सुनिश्चित करती हैं, किस घर तक पानी जा रहा है, स्वच्छ पानी, ये सारी चीजों को मैनेज करता है। अगर नगर पालिका ये काम किसी व्यक्ति को सौंप दे, किसी निजी के हाथ में, और वो पैसे में बढ़ा दे, एकदम रेट बढ़ा दे, तो दिक्कत तो होगी ना, पैसा बढ़ा दे। तो ऐसे क्या हुआ, उन्होंने पैसा बढ़ा दिया। अब लोगों की इनकम 5000 रुपए और पानी का बिल 1000 रुपए, तो संघर्ष तो बढ़ना ही है कि बताओ पानी के लिए भी हमें कितना सारा पैसा खर्च। चलिए, तो बोलीविया में अब कहानी भड़क चुकी है। लोग 5000 रुपए कमाने वाले 1000 रुपए पानी का बिल देंगे, तो ऑब्वियस है कि संघर्ष आपका पनपेगा ही, बढ़ेगा ही। अब लोगों में संघर्ष बढ़ा तो आम जन संघर्ष बढ़। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों तक कायम आम हड़ताल की सरकार से बातचीत के लिए राजी। हड़ताल वापस ले ली गई, कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में आंदोलन फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्र कंपनी अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा और आंदोलनकारी ने सारी मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्र कंपनी के साथ किया गया एक करार रद्द कर दिया गया और जल आपूर्ति द्वारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गईं। आंदोलन को बोलीविया
कि जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वापस क्या हो गया, नगर पालिका को सौंप कर दिए और पुरानी दरें कर दी। अब अगर लोग इकट्ठे ना हुए हैं तो होते, लोगों ने संघर्ष ना किया होता तो सोच के देखिए बोलीविया में जो जिस तरह से पानी के रेट बढ़े थे, क्या वो कभी कम होते? तो ये जन जागरूक भी एक अपने आप में कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने जो है आपका ये सब देखने का प्रयास किया। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।